हेलो नमस्कार व्यूअर्स। जिस प्रोग्राम का आपको इंतजार था और जिसके लिए आप लोग आज इंतजार कर रहे थे, देखिए बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, हमारे साथ भी कई बार आए, मगर जिन्होंने देश के लिए अपना खून पसीना बहाया वैसे लोग बहुत कम आते हैं हमारे बीच में युवाओं को मोटिवेशन देने के लिए। हाउ द जोश आज इस कार्यक्रम का नाम है। और हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको यमराज भी जिनको अपने साथ ले जाने से डरता है, जो पूरे देश के युवाओं के लिए न सिर्फ एक मिसाल है, बल्कि मैं बोलूंगा पाकिस्तान हो चाहे आतंकवादी हो चाहे चाइना हो, इनके लिए बिट्टा सिंह जी मिसाल नहीं बल्कि एक मिसाइल का काम करते हैं। इनके जब शब्द के गोले गरजते हैं तो इमरान खान जैसे लोग भी पाकिस्तान में बैठ के थर थर हिलने लगते हैं। बिट्टा सिंह जी आज हमारे बीच में है। नमस्कार बिट्टा सिंह जी। आज स्टूडियो में हमारे वंदे साथ मातरम, वंदे मातरम, भी है कोटा से लाइव। और वंदे आज का मातरम। ये जो शो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे कमेंट आने लग गए हैं अभी से। आज आप लोगों के लिए जितने पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। रात के 9 बजे सर, जब लोग अपने घर पे टीवी के कार्यक्रम देखा करते थे, बिग बॉस जैसे कार्यक्रम देखा करते थे, आज गुजरात ने पूरे देश को ये दिखा दिया है कि हम लोग देश के लिए कितने समर्पित हैं। और मैं अगर सही नाम आपका बोलूं तो आज गुजरात पूरा देश एक जिंदा शहीद को सुनने के लिए बैठा है, एक जिंदा शहीद की जिंदगी को देखने के लिए बैठा है। तो जयेश सर, आप बिट्टा सिंह जी से अभी आगे हम चर्चा शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए आज हमारे साथ लाइव और हमारा यूथ जो है सर वो आपको सुन रहा है। सबसे पहले सर मैं ये बात करना चाहूंगा आपके ऊपर सर, एक के बाद बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए, तकरीबन 14 बम ब्लास्ट आपके ऊपर हुए, तब भी आप इतने मोटिवेटेड रहते हैं। खास करके मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप हमेशा मोटिवेशन में रहते हैं और इंस्पायर्ड करते हैं। तो सर क्या रीजन है, कहां से आपको इतना मोटिवेशन मिलता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब जब मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हैं जी, मेरे अंदर मातृभूमि के लिए शक्ति, ताकत, मातृभूमि की सेवा के लिए, मातृभूमि की आजादी की रक्षा के लिए मेरे अंदर जज्बा उठता है। ये बम, ये गोलियां, ये कभी भी मुझे कमजोर नहीं कर पाए। और मैं तो बम्बों से कई बार मर चुका हूं जी, और के जिंदा हूं। मैं बोनस की जिंदगी में हूं, मर चुका हूं। मैं तो बोनस दर बोनस हूं। जैसे कोई आदमी रिटायर हो जाता है, बोनस बोनस बोनस, मैं तो बोनस पे हूं। और जितना भी ये मेरा बचा हुआ बम्बों से शरीर का हिस्सा है, ये देश के युवाओं के लिए है, ये मातृभूमि की रक्षा के लिए है। और जो मेरी जिंदगी के अनुभव हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, वो अपनी यूथ को बताने के लिए है। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने ये बात बोली। सर अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, आपने बोला कि आप अपने देश के लिए, युवाओं के लिए जी रहे हैं। सर इस लॉकडाउन में बहुत सारे युवा जो हैं डिप्रेशन में आ रहे हैं, अभी आपने बहुत सारे केसेस भी सुने हैं, लो फील कर रहे हैं। तो सर आप युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे, वो मोटिवेट खुद को कैसे रखें, आपकी तरह इंस्पिरेशनल और कैसे बने, कैसे इतने मोटिवेट रहे? मैं अपना बताता हूं। 3.5 महीने से मैं कैसे, आज भी मैं अपने घर के अंदर हूं। मुझे अगर 4 महीने 5 महीने और ऐसे रहना पड़े तो मैं रह सकता हूं। उसके कई तरीके हैं। जी, आप अपने घर के अंदर भगवान के भजन सुन सकते हैं। अपनी सोच लगानी होगी, अपना दिमाग, अपना दिल लगाना होगा। हल्का सा को हनुमान चालीसा लगा सकता है, को हरे रामा हरे कृष्णा लगा सकता है, को सतना वाहिगुरु लगा सकता है। और सवाल यह है कि आज बात तो सही बात है कि बात तो हर आदमी के लिए मौत तैयार खड़ी है। जी, क्योंकि बड़े बड़े चैनलों ने कोरोना के ऊपर दिखाना बंद कर दिया। और लोगों को जो पहले बड़े बड़े चैनल मोटिवेट करते थे, कोरोना कोरोना इतने लोग मर गए, इतने, वो सब बंद हो गया। अब लोगों की अपनी जिंदगी का, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने माँ बाप की जिंदगी का हर इंसान खुद जिम्मेदार है। उसको देखना पड़ेगा। ये बम्बों गोलियों से खतरनाक एक ऐसा महामारी है जिससे बचना बड़ा मुश्किल है। मेरे से अगर पूछो, मैं कहता हूं मैं बम्बों गोलियों मौत से नहीं डरता हूं, वो मेरी दोस्त है, पर मैं कोरोना से डरता हूं। एक को होगा, दूसरे को होगा, कितने को होगा।
और आगे कोई इंतजाम हॉस्पिटल्स के नहीं है, चैनलों पे नहीं आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि भगवान का नाम लीजिए और अपने घर में अपनी सेहत के लिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये आपके पास जिंदगी में एक मौका कुदरती ऐसे हालात में हमें मिला है। जी जी, ये सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है व्यूअर्स, कि आप स्पिरिचुअलिटी, जो हमारा यूथ है, अगर आप आध्यात्म के राह पे जाएंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे, सर ने बहुत सिंपल टेक्निक बताई, तो आपको स्पिरिचुअलिटी से बहुत पावर मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। और सर देखिए, जितने हमारे व्यूअर हैं, आज देश के जो भी अलग अलग लोग होते हैं, जो भी ताकतें हैं, कुछ गलत ताकतें हैं, वो हमें बांटने का काम करती है। मगर आज आपको ये देखना होगा कि पीपी सवानी ग्रुप के साथ में आज सीएमई कोटा के इस चैनल पे जब बिट्टा सिंह जी आए, तो उन्होंने पहले गुरु ग्रंथ की बात नहीं करी, गुरुद्वारे की बात नहीं करी, सिख की पगड़ी पहन के उन्होंने बात करी, हनुमान चालीसा की बात करी, उन्होंने बात करी मस्जिद की, उन्होंने बात करी कि सर्वधर्म हिताय और सर्वधर्म सुखाय। तो ये एक असली भारतीय होने का प्रमाण आज बिट्टा सिंह जी ने हमारे बीच में दिया है। सर, बच्चे आजकल बहुत कमजोर से हैं, माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ऐसे पैम्पर्ड चाइल्ड जो है वो आजकल ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, आपका बचपन कैसा रहा? क्या आपके माता पिता ने कभी आपको डांटा नहीं, मारा नहीं, या आप हमेशा बहुत बचपन से ही ऐसे दिलेर रहे? एक बात कभी नहीं हम कह सकते कि मैं दलेर रहा, मैंने अच्छा किया, मैं बम्बों से बच गया, नहीं, मैं तो हूं नहीं। जो भी सेवा मिलती, जो भी अच्छे कर्म मिलते हैं करने के लिए भगवान देता है। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ रहे थे, हजारों बच्चे यतीम हो रहे थे, बम्बों गोलियों से खून की नदियां बह रही थी, तो उसके लिए भगवान ने मेरे सिर के ऊपर मौत का कफन बांधा था कि आपको यह कर्म करना है। तो हमने उस कर्म को शरीर पे बम गोलियां खा के किया। ये कर्म मेरा नहीं है, ये उसका है। तरफ गोलियां चलाने वाले का कर था, बेगुनाहों का कत्लेआम करना। एक तरफ भगवान की कृपा से मुझे कर्म मिला कि तूने मानवता की रक्षा करनी है, तुमने बहनों के सुहागों को बचाना है, तुमने बच्चों को यतीम होने से बचाना है, तुमने खून की नदियां जो बहती है वो नहीं बहने देनी है। ये उसकी कृपा है। और आपने देखा होगा पीपी सेवन ग्रुप और खास तौर पे बापूजी और खास तौर पे ये गुजरात की धरती, ये मुझे प्रेरणा देती है। एक्चुअली सही में इसमें कोई ड्रामा नहीं, कोई दिखावा नहीं। गुजरात की धरती, सूरत की धरती और शवानी पूरा परिवार, बापूजी मुझे प्रेरणा देते हैं। हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, हम इनसे संस्कृति लेते हैं। और ये संस्कृति अगर आज पूरे राष्ट्र के कोने कोने पे चले जाए तो हमारा राष्ट्र कभी कमजोर नहीं हो सकता। मैं आपको सच्ची कहना चाहूंगा। हमारा दिल्ली ले लो, हमारा यूपी ले लो, और सब जगह दिखावे बहुत हैं, पर जो प्रैक्टिकली जो हम करते हैं, जैसे शवानी ग्रुप करता है, इतनी बड़ी शादियां कराते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, एजुकेशन देते हैं, और कई ऐसे काम करते हैं। अगर अब महामारी आई है कोरोना की, तो गरीब लोगों के लिए लंगर भी तैयार है, उनके लिए खाना भी तैयार है। कोई उनका स्वार्थ, कोई चुनाव नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो ये चीजें हमारे, मैं गुजरात से बहुत कुछ सीखता हूं, बहुत कुछ सीखता हूं। जी बिट्टा जी, ये जो बात आपने कही, मैं आज ये अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगा। देखिए बिट्टा जी आज इतने पॉपुलर भी हैं, लोगों के बीच में मिसाल है, चाहे मोदी जी हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे बापू जी हो, सभी लोग आज आपसे एक बात सीखने वाली है, बिट्टा जी से एक बात सीखने वाली है कि जुनून और हौसला आप में होना चाहिए और दिखावा कभी नहीं होना चाहिए। बिट्टा जी ने नाम लिया बापू जी का, मैं बापू जी का जब भी जिक्र आता है, जैसा कि बिट्टा जी ने भी बताया, जब एक फंक्शन हुआ बिट्टा जी, वहां मुझे मिलने का मौका मिला बिट्टा जी से, तो मैंने एक ही बात देखी कि इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद भी बिट्टा जी एकदम मोटिवेटेड थे। और जहां बापूजी का जिक्र आया, ये बात बिल्कुल बिट्टा जी ने सही बोली, हजारों लड़कियों की जिनके पिता नहीं होते, उनकी शादी का बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो बापूजी ने, सवानी परिवार ने उठाया। आज महेश भाई भी हमारे बीच में आने वाले थे, पर वो अभी किसी कारणवश नहीं आ पाए। पर ये बच्चों और माता पिता जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बिट्टा सिंह जी हो, चाहे बापूजी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, इन लोगों से हमें ये सीखना चाहिए कि ये जीवन, ये मानव शरीर, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी की पूरी सभ्यता, जो हमारा समाज है,
उसके लिए। बिट्टा जी मैं आपको बताऊं, जब हम बापूजी से भी मिलते हैं, कभी भी बापूजी भी कभी प्रमोशन के लिए नहीं आते, वो कभी दिखावा नहीं करते, वो यही कहते हैं आज आप लोग काम करो। और मैं आपको ये भी बताता हूं सर, जैसा कि कोटा को मोदी जी ने भी संसद में बोला कि कोटा शिक्षा की काशी है, दो तरीके के लोग थे सर, एक जो कोटा अपने बच्चों को भेजते थे और दूसरे माननीय वल्लभ भाई सवानी बापूजी, वो पूरा का पूरा सर कोटा उठा के अपने बच्चों के लिए गुजरात लेके गए। और मैं तो उनके गांव भी गया सर। आज लोग अमीर होते हैं मगर बापूजी ने अपने गांव में सड़कें बनवा दी, वहां पे लोगों के लिए तालाब भी खुदवाए और खुद वो एकदम डाउन टू अर्थ रहते हैं। और यही बात हमारे दर्शकों आज आपको बिट्टा जी में भी नजर आ रही होगी कि इतना उनके हमले हुए। सर आपके सुनने में आता है कि आपके पैर भी जो है वो नकली हैं। तो जब आपके साथ जब आप अस्पताल में थे तो आपके मन में कैसे विचार थे उस समय जब ये अटैक हुआ आप पे? और एक अटैक नहीं हुआ, एक के बाद अटैक होते गए, ये हौसला कैसे मैंने आपको पहले भी मैं फिर कहूं, अगर आप ये कहें मैंने महसूस रखा, मैं तो मेरी जिंदगी में एक लफ्ज तो है ही नहीं। मेरा एक कदम भी चलता है तो वो भगवान की कृपा से चलता है। बहुत बढ़िया। अगर कुछ अच्छा बोलता भी हूं तो वो सरस्वती माता की कृपा से बोला जाता है। मेरे अंदर मैं वाली तो बात रही नहीं। इतने बम गोलियां खाने के बाद, मौत से दोस्ती करने के बाद अब मैं कहूं मैंने ये किया, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे बापूजी अगर काम कर रहे हैं, मैं बापूजी के गांव में गया, वहां तालाब देखा, वहां सड़कें देखी, वहां लोगों का प्यार देखा, तो ये भगवान ने को बापूजी के अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म किए तो भगवान की कृपा से वो इतना कर रहे हैं। हमारे लिए अगर बोलते हैं तो सरस्वती माता है, अगर चलते हैं तो भगवान है। हर कदम भगवान का है, हौसला भी वही देता है और हौसला कभी हमारा टूटता नहीं है, क्योंकि हम दिल से वंदे मातरम बोलते हैं, हम दिल से भारत माता की जय बोलते हैं, हम दिल से सीमाओं की रक्षा की बात करते हैं। इसलिए मातृभूमि की वो शक्ति हमारे साथ होती है। और मातृभूमि याद रखिए हमारी सबसे बड़ा गुरु है, हमारा सबसे बड़ा भगवान है। ये भारत मां है, जहां कृष्ण जी महाराज, जहां जय श्री राम महाराज, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, जहां महाराणा प्रताप, जहां शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खान, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, ये इस मातृभूमि के लिए ही उन्होंने अपने जीवनों को, किसी ने कुर्बान किया, किसी ने तप किया, किसी ने फांसी के रस्से को चूमा, किसी ने जनरल डायर की गोलियां खाई, किसी ने जलियांवाला बाग के अंदर अपने सीने पे गोलियां खाई। तो ये भगवान मातृभूमि है, उस धरती में सबको समाया है। तो जब मातृभूमि की बहुत बड़ी शक्ति है, अगर मातृभूमि के साथ आप दिल से प्यार करते हो, आप मातृभूमि के साथ अगर राजनीति नहीं करते हो, हर पल हर कदम वो मातृभूमि, वो भगवान आपके साथ, हर कदम आपके साथ, उसका साए के सहारे आप रहते हैं। बहुत बढ़िया बात सर ये आपने कही है। और जितने पेरेंट्स और बच्चे आज हमें देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि एक जिंदा शहीद जिसने मौत को रूबरू देखा है। आज कोरोना से सब डर रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बिट्टा सिंह जी ने इतनी बार मौत को हराया, और जैसा कि गीता के दूसरे अध्याय में जैसा कि सर ने कृष्ण का नाम लिया, अशफाकुल्ला खान का नाम लिया, जाति धर्म समुदाय कास्ट से ऊपर उठकर सर ने हमें यही बात बताई कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूत संगोत्स वक्रमाणी। यानी कि कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और चाहे बिट्टा सिंह जी जैसे लोग, जब गीता में श्री कृष्ण भगवान से सर पूछा गया कि आप कैसे हमारी रक्षा करेंगे, तो वो यही कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संगावामि युगे युगे। तो जब खालिस्तान बनाने की साजिश हो रही थी, जब पूरा विश्व एक तरीके से देख रहा था हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, मगर हिंदुस्तान में बिट्टा सिंह जी जैसे लोग, जिन्होंने अपने धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर आज पंजाब को
हिंदुस्तान का अपना पार्ट बनाए रखा, मेहनत करी, जंग लड़ी, ना सिर्फ आतंकवाद से बल्कि ऐसी ताकतों से जिन्होंने हिंदुस्तान को बांटने का काम करा। सर, हमारे कमेंट इतने जबरदस्त आ रहे हैं। जो लोग बिट्टा सिंह जी से सवाल भी करना चाहते हैं वो हमें लाइव अपने सवाल भेज सकते हैं। हमें समय मिलेगा तो हम सर से जरूर सवाल लेंगे। मैं एक चीज अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, बिट्टा जी जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं जो जंग में शहीद हो जाते हैं और टेररिस्ट अटैक में शहीद हो जाते हैं, उनकी परिवार का बिट्टा जी ध्यान रखते हैं। उनके पूरे परिवार, बहुत सारी फैमिलीज को बिट्टा जी ने अडॉप्ट कर रखा है और सर का फाउंडेशन है तो पूरी फैमिली को, उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया। तो ये कार्य, और बिट्टा जी ऐसा नहीं, कार्य बहुत समय से कर रहे हैं। मतलब ये एक सोसाइटी में बहुत कम लोगों को ये चीज है, लेकिन मैं आज हमारे दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बहुत टाइम से बिट्टा जी कर रहे हैं और हमेशा देश को प्रथम रखते हैं। और बिट्टा जी ने आज स्वतंत्रता सेनानियों की बात करी, तो उसके लिए भी मैं दो चीजें बाद में बोलूंगा। इससे पहले दर्शकों के सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, लोग ये पूछते हैं कि फौजियों से तो खैर बात होती है, आपको सर ऐसा मतलब आप भगवान में भी इतना यकीन रखते हैं और देश के लिए भी इतना सोचते हैं। जब आप डिबेट में, मैंने कश्मीर पे एक डिबेट चल रही थी, वहां पे आपके पास में एक बहन जी खड़ी थी कश्मीर से रिलेटेड, और जब आप बोले तो या तो दर्शकों की तालियां थी या वो जो पाकिस्तान परस्त जो एक लेडी थी वो आपसे घबरा गई। तो सर, ये देश की भावना आज युवाओं के अंदर में कैसे आए? छोटे जो बच्चे हैं वो कैसे देश को मैं आपको वो मैं आपको बताता हूं। जो आपने लोन की बात की और डीडी बख्शी मेरे साथ थे, शायद वही डिबेट की बात कर रहे हैं। आपको मातृभूमि की शक्ति और ताकत बताता हूं क्या है, मेरे जिंदगी के अनुभव बताता हूं। बच्चों को पता होना चाहिए कि मातृभूमि क्या तो देते हैं, मातृभूमि वंदे मातरम क्या तो देते हैं, उसके अंदर शक्ति ताकत का जो गुण है वो मैं बता सकता हूं। जिस दिन डिबेट पे मुझे बुलाया गया, जो आपने चर्चा की, उस दिन मैं बोल नहीं सकता था, मेरा गला खराब था। मुझे रजत शर्मा जी ने बोला कि पहुंचना है, मैं कहा मेरा गला खराब है, आना ही पड़ेगा। मैं सरस्वती मां का नाम लेके घर से निकला और मुझे उम्मीद थी आज मैं हार जाऊंगा। डिबेट बहुत बड़ी थी, डिबेट 370 धारा के ऊपर थी, डिबेट आतंकवाद के खिलाफ थी, एक तरफ आतंकवादियों के खिलाफ सामने खड़े थी। पर मुझे नहीं पता कि जब मैं मंच पे चढ़ा, जब हमारे जवानों का अपमान हुआ, जब मातृभूमि का अपमान करने की कोशिश की, उस वक्त कहां से आवाज आई? सरस्वती माता की कृपा से ऐसी आवाज आई, फिर उसको बोलने नहीं दिया, ये उसकी कृपा से। मातृभूमि में इतनी शक्ति और ताकत है, अगर दिल से बोलेंगे, दिल से प्यार करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो शक्तियां आपके ऊपर रहती है। और जब मेरे ऊपर अमृतसर बम ब्लास्ट हुआ था, मेरा पैर उतर चुका था, सब तरफ खून की नदियां थी, स्कूल में बच्चे जा रहे थे, बच्चे कोई ऊपर तार पे लटका हुआ था, कोई कहीं बिखरे हुए थे, कोई जवान कहीं बिखरे हुए थे, और आप हैरान हो गए, खून बहता गया, मुझे उठाया गया, बड़ी मुश्किल से किसी ट्रक में बिठाया, फिर हॉस्पिटल तक होश में था, ये कहता रहा वंदे मातरम वंदे मातरम। ऑपरेशन होने तक, जब तक डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया, वंदे मातरम बोलता रहा, और पैर आधा चुका था, खून, पूरा खून बह रहा था, हर तरफ खून बह रहा था। आज भी मैं भगवान से, मातृभूमि से सवाल पूछता हूं, कभी बैठा हुआ, वो क्या आपकी शक्ति थी, क्या आपकी ताकत थी? पैर उतरा हुआ, खून बह रहा है, और कितनी देर का सफर करके हॉस्पिटल, वंदे मातरम इंजेक्शन लगा, तब चुप होता हूं। तो कोई ना कोई शक्ति, ताकत भगवान की है, मातृभूमि की है। अगर आप दिल से मानो तो, अगर दिखावा करो तो कुछ भी नहीं है। सच मानो, इस मातृभूमि के अंदर महाराजाओं, योद्धाओं की, बहादुरों की, सूरवीरों की, संताओं की, महात्माओं की ये ऐसी धरती है, यहां सब कुछ है, पर दिल से। ये देखा आप सूरत की धरती की अगर बात करें, गुजरात की धरती तो है, पर गुजरात की धरती के अंदर सूरत एक गुलाब के, एक कमल के फूल की तरह क्यों निकला दिखाई देता है। अहमदाबाद चले जाओ, वो चीज दिखाई नहीं देगी, पर सूरत आएंगे
यहाँ सेवा, यहाँ भाव, यहाँ मानवता की सेवा, शहीद परिवारों के लिए। अब पीछे शिवानी ग्रुप ने जब बहुत बड़े हमले हुए थे, शहीद परिवारों को, घरों को, आज तक उनके सामान पहुंचता है, उनके लिए हेल्प किया। तो ये सूरत की धरती से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। यहाँ को संतों महात्माओं ने को तप किए होंगे पुराने, तभी ये सूरत की धरती ही आज गुजरात का नाम रोशन करती है। एक सूरत की धरती और भी है, मैं नहीं कहता, पर मेरा अनुभव ये कहता है। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने ये बात बोली। और मैं ये बात बोलना चाहूंगा सर, आपकी आज इस जो सेशन से इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, ये मुझे लगता है बहुत जरूरी बात आपने बोली कि अपने आप को मोटिवेट रखो। मैंने सर बहुत बार देखा है बच्चों के एग्जाम में मार्क्स कभी कम हो गए या कभी कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, बच्चे बहुत जल्दी बड़े बड़े वर्ड यूज करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं। मेरे ख्याल से हमें सबको सर की बात से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना चाहिए कि हम अगर ठान लें तो जो चाहे वो हम कर सकते हैं। जी देखो, मैं आपको सबको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मैं कोई, अगर आप कह रहे हैं मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैं धार्मिक इतना नहीं हूं, बड़ा छोटा सा आदमी हूं। मेरा जो जिंदगी का अनुभव है, मैं हर व्यक्ति को जरूर कहूंगा, हर बहन को, भाई को जरूर कहूंगा कि सुबह उठते ही जो मेरी जिंदगी का अनुभव है, अभी आपसे मेरी शुरू हो रही थी डिबेट, तो अभी मैंने गायत्री मंत्र अभी बंद किया, सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है, हल्की हल्की आवाज में। अगर नहीं चलता है, मंगलवार हनुमान चालीसा चलता है, कभी सतना वाहिगुरु चलता है, हर दिन का हिसाब है। अगर नहीं चलता तो मैं अकेला हूं, अगर चलता है मैं अकेला नहीं हूं, तो भगवान मेरे साथ साथ है। ये लाइफ में हर घर में एक असूल बनाना पड़ेगा कि आपके घर के अंदर सुबह से लेकर रात के 8 या 9 बजे तक हल्का म्यूजिक, गायत्री मंत्र हो या हनुमान चालीसा हो, हल्का सा चलता रहे, फिर देखना भगवान की क्या कृपा होती है। ये मेरा अनुभव है। और आप हैरान होंगे कि मैं 11 ज्योतिर्लिंग पूरे कर चुका हूं उसकी कृपा से, 4 धाम पूरे कर चुका हूं उसकी कृपा से। और कोई भी ऐसा मंदिर जंगलों के अंदर भी जो होगा ऐतिहासिक, उसकी कृपा से, चाहे मां का मंदिर हो, चाहे भोले शंकर जी का मंदिर हो, चाहे जय सिया राम हो, चाहे राम सेतु हो, चाहे त्रिपुटी बालाजी हो, या कोई भी हो, उसकी कृपा से, भगवान की इतनी कृपा है, कोई हर ने मुझे चरणों में अपना स्थान दिया झुकने के लिए, हर जगह पे जा चुका हूं। मन के अंदर आपके सच्चाई होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जो करे वो दिल से करे, भगवान आपके साथ है। जी सर, ये देखिए, आज बिट्टा सिंह जी से हमें सीखने वाली क्या बात है। आज सब लोग इस बात की टेंशन में हैं, कोरोना आ गया, पता नहीं क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, हम बहुत छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व रहते हैं। मगर बिट्टा जी ने आज हमें एक बात बोली कि एक, हमें हमारे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, दूसरा हमें भारत माता के लिए जीना मरना चाहिए, सोचना चाहिए, और तीसरा घर में अध्यात्म, घर में जो है, परिवार में जो है, हमें प्रेयर जो है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, तो सर अगर देखा जाए जन्म से सिख है, मगर आज ये राम की भी बात कर रहे हैं, कृष्ण की भी बात कर रहे हैं, गीता की भी बात कर रहे हैं, कुरान की भी बात कर रहे हैं। यही असली में भारत की संस्कृति है। मैं इतने न्यूज चैनल पे सर को देखता हूं, मेरा तो ये मानना है कि भारत में आज इतने सारे सैकड़ों कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, सर आप देश के लिए मिसाल हैं, 1000 लाइक आपको, सर 10 लाख लाइक। सर एक और क्वेश्चन, आपकी जिंदगी के बारे में अभी ज्यादा लोगों को नहीं पता, क्योंकि जब आप कैमरे पे दिखते हैं तो लोगों को आप बहुत, ये सर आपकी एक खासियत है कि आज भी आप जो है मेरे ख्याल से 35 या 40 के लगते हैं, और उतना ही यंग एनर्जी एकदम आप में जोश भरा हुआ रहता है। तो आपका जो खाने का रूटीन है सर, वो क्या है, मतलब ये आपकी सेहत का क्या राज है? देखो, मैं ज्यादा खाता नहीं हूं जी। सुबह उठ करके रात को मेथी दाने का पानी भिगो के रखते हैं, मैं वो पीता हूं जी। मैं वीट ग्रास का जूस पीता हूं 1 घंटे बाद।
फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद जितने भी फ्रूट होते हैं सीजन के, और कुछ बादाम भिगे हुए, कुछ और ऐसी चीजें, नेचुरल चीजें, दाल होती पुंगरी हुई, वो लेता हूं जी। और फिर मैं एलोवेरा, गाजर, आंवला, घिया, जी सब चीजें मिला करके जूस पीता हूं। कड़वा होता है। जी। फिर मैं दोपहर को लंच एक सब्जी से लेता हूं जो मेरे गार्डन में लगी होती है। अच्छा। उसमें ऑर्गेनिक। घी इस्तेमाल नहीं करता, सरसों के तेल में एक सब्जी और 3 चपाती और दही, कोई फालतू नहीं। और रात को खाना नहीं खाता हूं मैं। अच्छा। रात को दूध पीता हूं, मखाने खाता हूं, कुछ और घर की चीज बनी वो खाता हूं। बाकी बापूजी मुझे जब भी आता हूं मुझे गिर गाय का घी दे देते हैं, तो वो मेरा 2 महीने चल जाता। वो रात को दूध में डाल लेता हूं जो बापूजी देते हैं मुझे। ये मेरी जिंदगी है। मैं कोई ना खाता हूं ना पीता हूं। सर एक हल्दी का जी एक बहुत जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है सर हमारे। एक कमेंट आया है कि अभी देश प्रेम लोगों में सर है, और जो लोग अभी अपने प्राइवेट जॉब में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आर्म फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो देश के लिए कैसे भागीदारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कैसे देश को आगे बढ़ाएं? अगले साल तक मेरी पिक्चर आएगी, उसमें काफी कुछ उनको पता चलेगा। मैं भी तो एक इंसान हूं, मैंने वर्दी तो नहीं पहनी। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं वर्दी के बगैर हूं, तो मैं भी देश के लिए काम कर ही रहा हूं जी। मौत का कफन बांध के काम करता हूं। जी। तो अगर मैं कर सकता हूं, मैं 96 में चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी, चीफ मिनिस्टर की ऑफर हुई, जी। मैंने कहा ना, मेरा कर्म नहीं है। मेरा कर्म था भगवान ने दी हुई सेवा। भगवान में जो सेवा दी, पंजाब के अंदर बम गोलियां चलते थे उसको समाप्त करके एक लोकतंत्र में समाज को, पंजाब को लाना मैंने कर दिया। उस दिन के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये एक सवाल बहुत बड़ी सबसे बड़ा, बात, ये बहुत बड़ी बात आज बिट्टा सिंह जी ने हमारे इस चैनल पे आप लोगों के साथ में बोली है कि सीएम लेवल का पद नरसिम्हा राव जी ने की जब सरकार थी, और आप सोचिए किसी को आज कोई आदमी अगर कुर्सी होती है, कहते हैं कुर्सी से तो कोई चिपक जाता है तो हटता ही नहीं, यमराज भी उसको लेके जाता है, तो वो इच्छा होती है कि भाई कुर्सी साथ चल जाए। वहीं बिट्टा सिंह जी ने सीएम लेवल का पद छोड़ा, और ये मानते हुए छोड़ा कि ये मेरा कर्म नहीं है, मेरा कर्म है पंजाब को बचाना, मेरा कर्म है देश को एक रखना, मेरा कर्म है युवाओं को एक मिसाल देना, मेरा कर्म है इस भारत माता के लिए अपनी सांस का एक एक कतरा कतरा, अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान करना। और 96 के बाद आप जैसा कि जानते हैं, राजीव गांधी जी पे भी हमला हुआ, इंदिरा गांधी जी पे भी हमला हुआ, पर 96 के बाद भी लगातार बिट्टा जी पे हमले होते हुए, लगातार हमलों के बावजूद इन्होंने कभी भी भारत को एक रखने की मुहिम नहीं छोड़ी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में, जैसा कि सर रिलायंस एंटरटेनमेंट भी आपकी मूवी बना रहा है, पर मुझे लगता है कि जिंदा शहीद ये पिक्चर आएगी तब आएगी, मगर हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को, आज अगर मैं कह दूं कि मेरी टांग नहीं है, एक बम के गोले में मेरा कान खराब हो गया, मेरे शरीर में खून खून हो गया, पूरा शरीर जख्मी हो गया, पर जब मैं अस्पताल जा रहा था तो मेरे शरीर से ये आवाज नहीं निकली कि मुझे बचा लो, मेरे शरीर से आवाज निकली वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और जिस दिन ये वंदे मातरम की आवाज निकलती है, उस दिन ये 125 करोड़ का देश, ये गांधी का देश, ये अब्दुल कलाम का देश, ये कुरान का देश, ये गीता का देश मिलके एक ही दुआ करता है कि ये बिट्टा सिंह जिंदा रहना चाहिए, न सिर्फ कुछ सांसों के लिए बल्कि जनरेशंस के लिए। बहुत बढ़िया। सर मैं ये पूछना चाहूंगा, जब ये पिक्चर बन रही थी तो मिल्खा सिंह जी पे भी पिक्चर बनी, और अब आप पे भी पिक्चर बन रही है, और आप लगातार शहीदों के परिवारों में मिलने जाते रहते हैं। सर कई लोग हैं जो आराम करते हैं, मतलब आप भी चाहें तो आराम कर सकते हैं, पर आपने कहा मैं मंदिर भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, गुरुद्वारे भी, मतलब सब जगह जाता हूं। तो आपको सर ऐसा नहीं लगता, जैसे लॉकडाउन के पीरियड में मैं कई बच्चों से मिला, हम पूरे इंडिया में मैं सेशंस लेता था,
तो आपको सर कभी ऐसा फील नहीं आता मैं आराम करूं यार, अब तो क्या करना है मस्त घर पे? देखो, अरमान हमारा वही है जब हम बच्चों में रहते हैं, हम स्टूडेंट में रहते हैं, हम फंक्शनों में जाते हैं। जैसे बापूजी का फंक्शन होता है हर साल, वही हमारे लिए अरमान है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी शक्ति है। घर में रेस्ट करके क्या करोगे, पड़े रहोगे। अब 3.5 महीने से घर में हूं, तो यहां भी काम कर रहा हूं। आपने आज कहा, कल मैं किसी और यूनिवर्सिटी में था, 3 दिन पहले किसी और यूनिवर्सिटी में था। तो ये कोई, जहां तक कहते कि रेस्ट करना, रेस्ट क्या है? रेस्ट नहीं है जिंदगी में। रेस्ट वही है, आप जो दिल से काम करते हैं उसको करते रहिए। और नंबर 1, अपनी हेल्थ के बारे में जरूर ध्यान दें। हेल्थ को ध्यान दें और अपना काम में लगे रहें। ये नहीं कि जो आज चल रहा है, जैसे सूरत के अंदर मैं कई बार देखता हूं, आज मैं चर्चा करूंगा, जब इन दिनों वो बरसातों के दिन आते तो लोग पकौड़े खाने चले जाते हैं बीच पे। बुरा ना मनाना, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं। सूरत के लोगों को कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, ये कर्म हमने नहीं करना है। अपनी हेल्थ को देखना है, अपने शरीर को देखना है। शरीर है तो आगे चल पाएंगे, शरीर रुक गया तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये आपको कहूंगा, अरमान जिंदगी में नहीं है। अपने शरीर को ठीक रखो और भगवान को याद करते हुए देश सेवा में। जी सर, एक व्यूअर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपने अभी सर मूवी की बात करी, तो एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि सर लीड रोल में कौन है, अगर आप बता सकें लीड रोल कौन निभा रहा है आपके किरदार की? देखो, अभी कई उसमें बीच में है, अक्षय कुमार जी का भी नाम है, अजय देवगन जी का भी नाम है, ऋतिक रोशन का भी नाम है, कई नाम है। अभी थोड़ा टाइम लग सकता है लॉकडाउन के कारण, तो कई नाम ऐसे हैं जो भी आएंगे वो अच्छे आएंगे, जो अनुभवी होंगे। और बड़ी पिक्चर जो है, एक पिक्चर में हंसी नहीं होगी, भावुकता होगी। जिंदगी में जो इतनी बड़ी जंग लड़ी गई है, उसमें क्या क्या मुश्किलातें आई हैं, सारा कुछ उसमें होगा। और जल्दी कोशिश करेंगे कि नाम अगर कोई आ गया तो जरूर बताएंगे। बहुत बढ़िया सर, बस हमारी एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी पिक्चर में जरूर आइएगा एक बार। मतलब आपका जो सर इतने सारे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इतने कमेंट्स आ रहे हैं। अभी आप हमारी स्क्रीन भी देख रहे होंगे। आर्या जी ने बोला है, सर यू हैज अ ट्रू इंडियन हार्ट, आपका दिल असली हिंदुस्तानी का दिल है। तो ये जो सर ये सारे युवा बच्चे हैं, रोहन यादव भी हमारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस का एक बच्चा है, उसने कहा कि हमें ऋतिक रोशन चाहिए। आप खुद अपने आप में ऋतिक रोशन, सलमान खान, अक्षय कुमार है। सर मैं ये जो बच्चों, आपने आज बिट्टा सिंह जी से एक बात सीखी होगी, 14 बम धमाके, जी हाँ 14 बम धमाके होने के बाद भी आज बिट्टा सिंह जी स्वस्थ इसलिए है आप लोगों के बीच में। जोश, सोचो दिल्ली में बैठे हुए आपके अंदर जोश सूरत में और पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में भर रहे हैं। इसका एक ही है, एक तो घर का खाना, और दूसरा जो घर की सब्जियां हैं, घर के फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, उनको खाना। आजकल तो सर बच्चे पिज्जा, बर्गर, मैगी इनमें लगे रहते हैं। तो आपका मन नहीं करता सर कभी पिज्जा, बर्गर, मैगी वगैरह खाने का? मेरे लिए वो जहर है, ये हिंदुस्तान है। जी। अगर आज मुझे कहेगा अमेरिका चलोगे, यूके चलोगे, फ्रांस चलोगे, मैं कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां तुलसी की चाय नहीं मिलेगी। वहां बापूजी का दिया हुआ गीर गाय का घी नहीं मिलेगा, गीर गाय का दूध नहीं मिलेगा। यहाँ बापूजी जो सामान बेचते हैं, अमरूद बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, वो नहीं मिलेंगे। नेचुरल चीजें नहीं मिलेंगी। वहां मिलेगा 5-5 महीने का इकट्ठा किया हुआ स्टोर में अंदर। तो आप शरीर को कहां से बचा लोगे? आज हिंदुस्तान में मौतें तो हो रही है कोरोना के कारण, पर अमेरिका से बड़ी कम है। अमेरिका में क्यों इतनी मौतें हो रही हैं? लोगों का कोई सिस्टम ही नहीं, ना कोई गीर गाय है, ना कोई खाने पीने का है। बाजार से लिया खा लिया, उसमें तो कुछ नहीं, नेचुरल तो नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा संस्कृति का देश, ऐसा एक नेचुरल, ऐसी चीजों का देश है। हमें हिंदुस्तान ही पसंद है। हम बाहर कभी नहीं जाते। हम एक दिन भी फॉरेन में रुक नहीं सकते। एक दिन सुबह आके कहे शाम को आना, मैं नहीं जा सकता। मैं अपना देश नहीं छोड़ता हूं। मेरे देश के अंदर तो
सब कुछ है, सोना ही सोना है, हीरे जवाहरात है मेरे देश के अंदर। हिंदुस्तान की संस्कृति जो है वो कहीं है ही नहीं, और जो गुजरात की संस्कृति है उसका कोई मुकाबला ही नहीं। जहां गुजराती फॉरेन में भी है जी वो भी एक इतिहास है। जी जी जहां पंजाबी है कनाडा के अंदर, वो एक अपने अपने कल्चर को हमने बाहर कईयों ने संभाला है, पर वहां के लोगों ने नहीं संभाला है। जी। तो हमारा देश बड़ा पवित्र और बड़ी शक्तिशाली देश है, जहां सब कुछ है। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है सर। तो मैं एक सर बहुत ही गंभीर मुद्दे पे आज आने वाला हूं, और इसके पहले मैं चंद लफ्जों में आपकी बात को समेट के युवाओं को कह देता हूं। एक तो आप घर का खाना खाने लग जाओ, अगर आपको बिट्टा सिंह जी की तरह मजबूत बनना है। ऐसा नहीं कोई घर पे टेस्टिंग कर ले, घर का खाना खा के 6 महीने बम फोड़ ले खुद पे, ऐसा नहीं करना। सूतली बम भी नहीं चला पाओगे आप। ये तो बिट्टा सिंह जी की ताकत है जिसने उन्हें इतना आगे रखा, और जो घर का देसी घी है उसकी ताकत है। ये वतन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना है, ये वतन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना है। इसे रश के जहां बनाएंगे, इसे रश के जहां बनाएंगे। ये बिट्टा सिंह जी का और पूरे देश का सपना है। उसी सपने पे सर मैं बात करने वाला हूं। चाइना जिसने हमेशा 1962 में हमें आग दिखाई, हमें धोखा दिया, पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा जो आज देश के लिए, क्योंकि ये बात गुजरात की भूमि से हो रही है सर। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, एक गुजराती ने, एक अंग्रेज ने उसे ट्रेन से निकालने की हिम्मत करी थी, मोहनदास करमचंद गांधी। उस गुजराती ने उसी दिन ठाना था कि तुमने मुझे इस ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा। सर आज आपके सेशन का मेन जो मैं युवाओं में भी चाहता हूं, गुजराती युवा हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे बिहारी हो, चाहे एक बात दर्शक हमें देख रहे हैं, ये मैं बताऊंगा जी जी। तो आपने महात्मा गांधी करमचंद आपसे पूछूंगा कि ये आत्मनिर्भर भारत की बात जो मोदी जी ने करी है, ये कैसे एक आम बच्चा उस पे निर्भर, मतलब कैसे बना पाए, कैसे वो मोदी जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं जी। मोदी जी कौन है? मोदी जी कहां से आए? जी मोदी जी हिंदुस्तानी है जी। मोदी जी का जन्म कहां हुआ? गुजरात की धरती पे हुआ। अमित शाह का जन्म कहां हुआ? गुजरात की धरती पे हुआ। सरदार पटेल कौन थे? गुजरात की धरती के थे। महात्मा गांधी जी का भी वहां आश्रम है जी। आप हैरान होंगे, जी। पाकिस्तान के अगर चने चबाए तो गुजरात के योद्धे ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चबाए हैं। 370 धारा अगर कैंसर की बीमारी, 370 धारा अगर कैंसर की बीमारी 80 साल से ऊपर की अगर समाप्त की है तो गुजरात की धरती के 2 योद्धों ने की है। और जो सरदार पटेल का अधूरा सपना था वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, गुजरात के योद्धों ने पूरा किया है। और आज चाइना के भी अगर चने चबाए हैं, उनको बता दिया जो 1962 का भारत नहीं, ये आज का भारत है, जिसका प्रधानमंत्री गुजरात का, हिंदुस्तान का वो योद्धा नरेंद्र मोदी है, जो सरहदों पे चला गया। उधर चाइना की गोलियां थी, चाइना की बंदूकें थी, खड़े जवान, और इधर नरेंद्र मोदी अपने जवानों के साथ छाती 56 इंच की छाती चौड़ी करके खड़ा है। ये आज का हिंदुस्तान है। ये गुजरात की धरती ने कमल के फूल की तरह वो बहादुर हमें योद्धा दिया है, जिसने सरदार पटेल का अधूरा सपना कश्मीर की 370 धारा को हटा के पूरा किया है। ये है गुजरात की धरती। ये बात बिट्टा जी ने जो आज कही है, देखिए चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, चक दे इंडिया पिक्चर में दिखाया था, एक राजस्थान था, एक पंजाब था, एक बिहार था, एक बंगाल था, मगर जहां देश की बात आती है तो देश एक था। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जितनी तमाम पार्टियां हो, आज वो चाइना के खिलाफ एक रही। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, मोदी जी ने चाइना को आज नाको चने चबवा दिए, बिट्टा सिंह जी ने 14 बम के हमले सहे, मगर देश को एक रखा, देश की अखंडता को एक रखा। सर
चाइना हम पे बार बार अटैक करता है, बार बार हम पे कोशिश करता है। गुजरात सर व्यापारियों की नगरी है, पूरा हिंदुस्तान बच्चों को नौकरी करना सिखाता है, मगर गुजरात लोगों को नौकरी पे रखने के लिए अपने बच्चों को ट्रेन करता है। तो ये गुजरात सर कैसे अब आत्मनिर्भर बनाए, हम कैसे इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाए, इसमें आपको क्या लगता है इंडिया कामयाब हो पाएगा? क्या आने वाले 10 साल 20 साल बाद भारत के युवा, जैसे कि आज गूगल का सीईओ हिंदुस्तानी है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हिंदुस्तानी है, हमें उन पे गर्व होता है, मगर क्या आने वाले समय में हम चाइना और अमेरिका को लीड करते हुए क्या हमारे युवा देश का नहीं पूरे विश्व का लीडर बनने का मादा रखते हैं, आपको लगता है? गुजरात की धरती के उस महान योद्धे ने नरेंद्र मोदी में दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा कर दिया। कभी वही अमेरिका था, कभी कहता था नरेंद्र मोदी की यहां एंट्री नहीं हो सकती। आज दुनिया नरेंद्र मोदी के उसूलों पे चल रही है। आज अमेरिका ने भी कह दिया, चाइना के अंदर जब सरहदों पे नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए, अमेरिका ने भी कह दिया हमें भी इसी रास्ते पे चलना होगा। अगर कोरोना महामारी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने एक आंदोलन छेड़ा, लॉकडाउन करके, कहीं कैंडल, कहीं घंटी बजाना, कभी प्लेन को चलाना, कभी लोगों को जज्बा देना, कभी उन डॉक्टरों को जज्बा देना, कभी पुलिस वालों को जज्बा देना, कभी सफाई सेवकों को जज्बा देना। मैं तो सुबह उठ के भगवान के आगे रोज प्रार्थना करता हूं कि बोनस की जिंदगी में जो भी मेरा बचा हुआ उम्र है वो मेरी नरेंद्र मोदी को दे देना। नरेंद्र मोदी की जितनी उम्र लंबी होगी हम उसकी उम्र की दुआ करेंगे। तो आप भारत में अंदर एक हिंदुस्तान को एक ताकत पे देखते हैं। इकोनॉमिकली मैं मानता हूं अभी इकोनॉमिकली हम मजबूत नहीं हो रहे। नोटबंदी, कई ऐसे कानून, कई ऐसे बिल आ चुके जिसके कारण, ऊपर से कोरोना की महामारी और कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो इस मौके का फायदा ले रही हैं। जैसे कवि प्रदीप ने कहा था, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। एक तरफ चाइना, एक तरफ नेपाल, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ कोरोना की महामारी, एक तरफ नरेंद्र मोदी अकेला उस जंग से जूझ रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को भगवान लंबी उम्र दे तो आपका, सबका, इस राष्ट्र के हर व्यक्ति का सपना पूरा होगा और चाइना से जो भी उनकी इंडस्ट्री समाप्त होगी दुनिया की, वो हिंदुस्तान में आएगी। हब हिंदुस्तान होगा, चाइना से खत्म होगा, हिंदुस्तान हब होगा। आपको सर क्या लगता है, जैसे जब अंग्रेजों ने हमें एकदम कहते हैं 1947 में जब थे, एक सुई हमारे देश में नहीं बनती, पर उस दिन भी कुछ हिंदुस्तानियों ने मिलकर ठाना हमारे देश में आईआईटी बने, आईआईएम बने, इतने अस्पताल बने। आज जो ये कोरोना वॉरियर है, जो पुलिस वाले हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, पूरा देश लगा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, सब ये चाहते हैं देश आगे बढ़े। मेरा सवाल ये है सर, मेरे जैसे युवा, जयेश भाई जैसे युवा, बहुत सारे युवा देश को आत्मनिर्भर बनाने में, ये बायकॉट जो हम कर रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट का, इसके लिए कैसे एक आम युवा अपना योगदान दे सकता है आपकी नजर में? देखो, लोगों ने शुरुआत कर दी है और बड़ी दलेरी से शुरुआत की है, और अमेरिका ने भी हमको देख करके, ऐप के ऊपर अमेरिका ने भी एक शुरुआत कर दी है। जब ये चीजों की एक शुरुआत हो जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी ने एक पहला नारा दिया था, मेक इन इंडिया। और मैंने आज से 13 साल पहले किसी फंक्शन में, इंडस्ट्रियलिस्ट के फंक्शन में कहा था, वहां काफी लोग थे, मुझे संबोधन करने के लिए बोला गया, मेरे अंदर से बात निकली। मैं कहा, कभी चाइना के साथ अगर हमारा युद्ध हुआ, हमारे हाथों में उस वक्त हुनर समाप्त हो जाएगा। मुरादाबाद का, गुजरात का, पंजाब का, बंगाल का जो हुनर है, जो जंगलों के अंदर आदिवासियों के हाथ में उन हुनर है, वो समाप्त हो जाएगा। हम चाइना पे डिपेंड रहेंगे। अपने हुनर को हमने समाप्त नहीं करना है। अगर चाइना के साथ युद्ध होती है तो हम खाली हाथ रह जाएंगे। वो आज बात सच हुई, 13 साल पहले की मेरी बात की हुई सच हुई। और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के सबसे पहले नारा दिया था, मेक इन इंडिया।
और ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक उदाहरण, एक ऐसा वक्त इस वक्त हमें मिला है कि हम अपने बाजुओं पे अब मजबूत हो जाएं। ये भगवान की कृपा से हमारी आंखें खुली हैं, हमें किसी देश की तरफ देखना ना पड़े। हमारे देश के अंदर इतनी संस्कृति है, हमारे देश के हाथों में इतने हुनर है। अब सूरत की धरती डायमंड का दुनिया मानती है, ब्राजील, यूके, सूरत, ये हुनर है, ये हुनर है। हुनर ना होता तो कहीं और चले जाता। तो हमें अपने हुनर को इतना मजबूत रखना है, कल को कोई भी वक्त आता है तो हम अपने पैरों पे शक्ति और ताकत इस मातृभूमि को मजबूत कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बोली। मैं आज अभी इस चीज के बारे में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा व्यूअर्स। हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, अपनी डिपेंडेंसी हटानी है और अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। हम जितना काम अभी कर रहे हैं, अगर आप अभी 40 घंटे 50 घंटे काम करते हो, आप उसमें 25% बढ़ा दो, 1.25 शेर काम करो और हिंदुस्तान को हम और आगे ले जाएं। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मैं इसमें सर ये बोलूंगा, वक्त आने पे बता देंगे तुझे चाइना। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बहुत बढ़िया सर। तो मेरे ख्याल से सर अगर जिनपिंग जी ये प्रोग्राम आपका देख ले तो वो घबरा जाएंगे कि अगर ये 125 करोड़ हिंदुस्तानी अगर लग गए एक लाइन पे तो वो क्या करेंगे। सर आप कविताओं का आपको बड़ा शौक है, आपकी कविताएं मैं देखता हूं, कई बार आप शेरो शायरी भी गजब करते हैं। तो सर कुछ शेरो शायरी वाले अंदाज में जरा आप देश को संबोधित करें। जब हम निकलते हैं अपने घर से मौत का कफन रोज बांध करके, रोज पता नहीं कहां बम लगा हो, तो हम कहते हैं एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली में उठा रखी है। मुख में बंदे मातरम, मुख में बंदे मातरम, मन में बंदे मातरम, शरीर के चलते हुए खून में बंदे मातरम, खंजरे कातिल कभी भी खत्म कर देना हमें, आखिरी चीख भी निकलेगी निकलेगी बंदे मातरम, बंदे मातरम। मेरी खुशियों से, मेरी हाथ की लकीर देखने वाले ने मेरी खुशियों से झोली भर दी, जब उसने कहा तुम्हें मौत नहीं तुम्हें बंदे मातरम की चाह मारेगी। ये हमारी जिंदगी है। बहुत ही बढ़िया सर। मेरे ख्याल से आज पूरे के पूरे जो हमारे युवा हैं, जितने पेरेंट्स भी इस कार्यक्रम को देख रहे थे, मैं बस अभी बिट्टा सिंह जी की आज इस बात से एक हमें सीख मिली कि देश के नेता तो अपना काम कर रहे हैं। आज राजीव गांधी जी शहीद हो गए, इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, नरेंद्र मोदी जी आज लड़ रहे हैं, महात्मा गांधी जी। एक मिनट रोकूंगा आपको। आज नेता नाम लेना गलत है, नेता का नाम बदनाम हो चुका, याद रखिएगा। बापूजी सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जब ये मौत का कफन बांध के घर से निकलते थे तो मां को कहते थे मां गोली सीने पे खाएंगे, भारत मां को आजाद कराएंगे। वो नेता थे। आज का नेता वो नहीं। सबको बुरा नहीं कहता, आज नेता कहता है मां गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत मां को नोच नोच के खाएंगे। बार बार नेताओं का नाम मत लो। नरेंद्र मोदी, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आरएसएस नहीं, नरेंद्र मोदी। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, ठीक। बिल्कुल। मैं कांग्रेसी हूं, पुराना कांग्रेसी हूं, पुराना टकसाली कांग्रेसी हूं, पर प्रथम राष्ट्र मेरा मकसद है। जो प्रथम राष्ट्र के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, जवानों को जज्बा देने के लिए, और लाखों जवानों, हजारों जवानों का जो बदला लिया 370 धारा हटा करके आतंकवादियों के चने चबा दिए, जिसका नाम नरेंद्र मोदी, मैं तो उसको सैल्यूट करता हूं। इसको कहते हैं नेता नहीं, राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति। राष्ट्रनीति, राजनीति का मतलब क्या कहते हैं? क्या मैं पूछना चाहता हूं, राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति, दिमाग चलना, राजनीति, ये बनेंगे वो बनेंगे, राष्ट्रनीति होनी चाहिए।
जो महात्मा गांधी जी की थी, जो भगत सिंह जी की थी, जो सुभाष चंद्र बोस जी की थी, जो सरदार पटेल जी की थी, वो होनी, जो लाल बहादुर शास्त्री की थी, उसके बाद मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे अंदर से नहीं निकलेगा। आखिरी लीडर था लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद ये अब आया है। अब बड़े आए, बड़े ने काम किए, किसी ने गलतियां की, किसी ने अच्छा करते करते गलतियां कर डाली। ये व्यक्ति जो है ना, इसके अंदर एक है प्रथम राष्ट्र, ना इसका आगे ना कोई पीछे, को बुरा माने को अच्छा माने, किसी का कारोबार चलता है नहीं चलता, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। वो कहते ना, तेरा वैभव अमर है, हम दिन चाह रहे ना रहे, हमने तो जाना है। वो कहते हैं हमारे जाने के बाद तेरी धरती अमर रहे, ये होनी चाहिए, हमने एक दिन जाना है। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। राष्ट्र आगे रहे, देश आगे रहे, छोटे मोटे कष्ट हो तो उसको हम बढ़ाएं, लेकिन देश को आगे बढ़ाएं। इस प्रोग्राम को मैं यही बोलना चाहूंगा, आज जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, आप जैसे बिट्टा जी ने बोला, छुट्टी नहीं है, हमारा कर्म है, हम कार्य करें, सुबह से शाम तक सेवा करें, जो भी काम हमारा कर रहे हैं उसको अपनी एफिशिएंसी डबल काम करें और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टा जी, आज आप हमारे बीच में आए। इतने सारे दर्शक आज आपसे इंस्पायर हुए, शिक्षा से लेकर सारी बातें आज हमने करी। भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, जिस दिन भारत का हर युवा ये सोच लेगा कि मुझे भारत माँ के लिए जीना है, मुझे अपनी भारत माँ को पूरे विश्व में आगे लेके जाना है। उस दिन ये हंसी 14 बम गोलियां खाने के बाद जो बिट्टा सिंह जी के चेहरे पे है, ये भारत माँ की खुशी है, ये खुशी होगी। बस मैं आखिरी में सर 2 लाइनें आपकी तरफ से गुनगुनाऊंगा पूरे देश के लिए। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, योद्धा तुम हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, योद्धा तुम ही हो कल के। सल्यूट है सर आपको, सल्यूट है आपकी सर। मुझे चंद्रशेखर आजाद की याद दिलाती है। भारत माँ की जय और जय हिंद के साथ मैं नमस्कार करूंगा, और आगे भी आप हमारे युवाओं के साथ में इंटरेक्ट करते रहें। ये मैं चाहूंगा, आपका जो मोटिवेशन है, देश के लिए जो जज्बा है, युवाओं के लिए, एक आम भारतीय के लिए जो प्रेम है, वो प्रेम आगे भी बना रहे और आप सबको गाइड करते रहे। आपकी पिक्चर, जितने हमारे दर्शक हैं, मैं चाहूंगा हर कोई अपने परिवार के 10 नहीं बल्कि 100 लोगों को पिक्चर दिखाने लेके जाना, वही हमारे लिए असली इंस्पिरेशन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद सर।